अभी क्या है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू पूरा डिस्क्राइब हुआ है। इन प्रोसेस को आप चाहे यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, जो पीछे पढ़ाया गया सेम प्रोसेस को एक ग्राफिकल फॉर्म में है, सो दैट आप रैपिडली रिवाइज कर लें। ये सब आप रैपिड रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल थे एक्सट्रैक्शन के, उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। सिल्वर का सेम आपने देखा था लीचिंग में, दैट इज सोडियम साइनाइड वाला। एंड यहाँ रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व हो रहा है एनसीईआरटी बेस्ड है सारा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा लगता है उसको आप स्किप कर सकते हैं। यू आर फ्री बिकॉज देर इज, आप एनसीईआरटी के सॉरी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे तो आप यही पाएंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो स्टिक टू एनसीईआरटी एंड रिवाइज इट वेरी मेनी टाइम्स। एंड बस ये एक चीज़ है कि एनसीईआरटी को समझने के लिए पहले कुछ आपको एक कंसेप्ट बनाना होता है, तो उसके लिए आप इसको पहले पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल रिएक्शन यू हैव स्टडीज नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ आयरन की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में पिग आयरन दिया है, कास्ट आयरन दिया है, स्टील दिया है, रॉट आयरन दिया है। अभी पिग आयरन क्या होता है? इट इज द मोस्ट impure form of the iron and contains highest proportion of carbon, that is about 4%, along with the traces of the sulfur, phosphorus, manganese, silicon. पिग आयरन क्या है? आपका मोस्ट impure form of iron होता है एंड यहाँ पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 4% कार्बन की बात करें। अभी आप कास्ट आयरन पढ़ेंगे, वहां पे भी कार्बन के परसेंटेज रिड्यूस हो जाएंगे, बट पिग आयरन में सबसे ज्यादा होते हैं और ट्रेसेस अमाउंट में सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन भी प्रेजेंट होते हैं। कास्ट आयरन की बात करें, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पिग आयरन एंड इट इज मेड अप ऑफ द मेल्टिंग पिग आयरन विद द आयरन स्क्रैप एंड कॉक यूजिंग द हॉट एयर ब्लास्ट। हॉट एयर ब्लास्ट और आयरन स्क्रैप का यूज करके हम पिग आयरन को मेल्ट करते हैं विथ आयरन स्क्रैप। पिग आयरन सॉरी इट इज द मतलब ये कास्ट आयरन जो होता है वो डिफरेंट होता है पिग आयरन से। एंड इसे हम कैसे मेल्ट बनाते हैं? तो बाय मेल्टिंग पिग आयरन। पिग आयरन को स्क्रैप आयरन के साथ मेल्ट करते हैं हॉट एयर ब्लास्ट और कोक का यूज करके, एंड इट इज अ स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट एज कम्पेयर टू पिग आयरन। कास्ट आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है वो लो होता है, दैट इज 3%, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। पिग आयरन आपका क्या होता है? मेलेबल होता है, डेट्स वाई इसको डिफरेंट शेप बनाते हैं। डिफरेंट शेप के आप जो भी सबस्टांसेस देखते हैं आयरन के, वो पिग आयरन से ही बने होते हैं। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, डेट मीन्स वो मॉल्ट नहीं हो सकता दूसरे से, उसमें ओनली वो पीसेस में ब्रोक हो सकता है। स्टील की बात करें तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द आयरन एंड फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन। स्टील भी एक आयरन का फॉर्म होता है एंड आप स्टील का यूजेस तो जानते ही हैं कितना एक्सटेंसिव यूज होता है इसका। इसमें कार्बन के कंटेनिंग होते हैं 2.25 to 1% कार्बन होता है एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कास्ट आयरन, और स्टील को हम कास्ट आयरन से प्रिपेयर करते हैं। रॉट आयरन जिसको मैलेबल आयरन भी कहते हैं, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन। रॉट आयरन मैलेबल आयरन कहते हैं। पिग आयरन मैलेबल आयरन नहीं है, बट उसमें मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, दैट्स वाई उसको डिफरेंट शेप में बनाते हैं। बट रॉट आयरन को मैलेबल आयरन भी कहते हैं। और यहाँ पे कार्बन का जो अमाउंट होता है वो 0.12 से 0.25 सबसे कम होता है एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, और इसको भी हम कास्ट आयरन से ही बनाते हैं। सी रॉट आयरन का यूज बहुत कम है बिकॉज ये इतना ज्यादा मैलेबल होता है कि इसको हम किसी स्टैब्लिश्ड शेप ही नहीं दे पाते हैं। वो मैलेबल होता है, यू कैन सी उसका शेप बिगड़ ही जाता है। दैट्स वाई रॉट आयरन का यूज कम देखेंगे, सबसे ज्यादा यूज आप पिग आयरन का देखेंगे, स्टील का देखेंगे। कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप। अभी क्या होता है, कॉपर को अगर आप लो ग्रेड ओर से या फिर स्क्रैप से ऑब्टेन करना है तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोमेटलर्जी। यहाँ पे वाटर का सोल्यूशन, दैट मीन सोल्यूशन के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में हम कॉपर को यहाँ फॉर्म होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में आपने देखा था एक्वस इन्वॉल्वमेंट था, दैट इज सोल्यूशन फॉर्मेशन था। तो कॉपर को हम हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू लो ग्रेड ओर से क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The solution containing the copper 2+ is treated with the scrap iron 2H2 or H2। See, copper containing solution को हम ट्रीट करते हैं स्क्रैप आयरन या फिर हाइड्रोजन गैस से, तो उस केस में हमारा लो ग्रेड ओर से हमारा कॉपर ऑब्टेन होता है और ये किसके, हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू हो रहा है। तभी यहाँ पे देखिए एक्वस फॉर्म आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। Now let's move to the Lingam diagram. See, thermodynamic
ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में आप देख रहे हैं बार बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वर्ड आ रहा है, दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर आ रहा है, एंड ये भी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। अभी इट इज एक्सप्लेन इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द पायरोमेटलर्जी प्रोसेस इज बाय यूजिंग गिब्स एनर्जी। वो हीट पायरोमेटलर्जी आपने देखा था, मेटलर्जी को 3 टाइप में, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी एंड आपका हाइड्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे एक गिब्स रिएक्शन के बेस पे कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, जिसका डेल्टा जी निगेटिव तो वाला रिएक्शन फिजिबल होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन फिजिबल, डेल्टा जी निगेटिव तो इक्विलिब्रियम, ये तो आपको पता ही होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका गिब्स इक्वेशन है। डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो प्रोसेस स्टेबल या फिर स्पॉन्टेनियस दैट इज फिजिबल होता है। डेल्टा डी पॉजिटिव होता है या फिर लेस नेगेटिव होता है तो उस केस में जो होता है आपका प्रोसेस अनस्टेबल या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। When pyrometallurgical process occurs more than one type of reaction, then spontaneity of reaction can be explained by the Lingham diagram. Lingham diagram concept plot delta G versus T. एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है डेल्टा वर्सेस टी का, उसी को लिंगम डायग्राम कहते हैं। अगर किसी पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, एक ही आप अगर किसी का ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना है हीट करके, तो उस केस में क्या होता है, हम कौन सा रिएजेंट यूज करें उसको रिड्यूस करने के लिए, तो लिंगम डायग्राम से आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे कौन सा रिएजेंट सूटेबल होगा। तो आपको वो ग्राफ से लोअर ग्राफ पे देखेंगे, जो लोअर वाला ऑक्साइड होगा, लोअर वाला मेटल अपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लोअर वाला अपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, अपर वाला लोअर को नहीं कर सकता है। अपर वाला लोअर को तब कर सकता है जब वहाँ पे लाइन क्रॉस करती है और वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अगर नीचे वाले की लाइन ऊपर चली गई है तब उस केस में वहाँ पे रिडक्शन फिजिबल होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब इस टेम्परेचर के अंदर की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, दैट इज अगर यहाँ से एक लाइन खींचे तो इस टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, ये वाला रिएक्शन फिजिबल होगा, दैट इज मैग्नीशियम Al2O3 गिव्स MgO प्लस Al। इसके अंदर ये रिएक्शन फिजिबल होगा, बट इसके बाहर क्या होगा, दैट इज अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस केस में ये रिएक्शन ना फिजिबल होके आपका ये वाला रिएक्शन फिजिबल हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे जैसे कैल्शियम नीचे है तो नीचे वाला अपर वालों को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, बट अपर वाला नीचे को नहीं कर सकता। और अगर आप एक चीज और नोट करिए, जो एल्कली मेटल्स होते हैं जनरली वो नीचे होता है उनका ग्राफ, दैट्स वाई कार्बन का ग्राफ समथिंग यहाँ ऊपर होता है। 3 ग्राफ होते हैं कार्बन से रिलेटेड, तो जो CO और O2 वाला ग्राफ होता है समथिंग ऐसा होता है। ये टेम्परेचर ये नहीं है, जस्ट सी वाली ऐसा कुछ होता है इस साइड। तो जो एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो नीचे होते हैं उससे, दैट्स वाई कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट उनके लिए नहीं यूज किया जाता है। उस केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है लिंगम डायग्राम को। डेल्टा जी निगेटिव, कैल्शियम यहाँ पे मैग्नीशियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। क्यों, आप यहाँ पे देखिए कैल्शियम का जो ऑक्साइड है वो लोअर है, इसका जो लाइन है वो लोअर है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले के। दैट्स वाई यहाँ कैल्शियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और इन सब के ऑक्साइड को वो रिड्यूस कर सकता है पर्टिकुलर मेटल्स में। डेल्टा जी पॉजिटिव, अब क्रोमियम यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम देखिए सबसे एबव है और एबव वाला बिलो वाले को नहीं रिड्यूस कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है उस केस में, एंड दैट्स वाई वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है। तो ये रिएक्शन नहीं फिजिबल है, बट ये वाला रिएक्शन फिजिबल होता है। अकॉर्डिंग टू लिंगम डायग्राम, द बिलो टेम्परेचर कैन रिड्यूस below metal can reduce the oxides of the metal above it in the curve as affinity of the metal below for oxygen is more। क्यों, क्योंकि जो बिलो वाला लाइन है मेटल, उसका जो ऑक्सीजन की टुवर्ड अफिनिटी होता है वो मोर होता है एज कम्पेयर टू अबव वाले मेटल की लाइन। यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, देखिए एल्युमिनियम मेटल कैन रिड्यूस Cr2O3 बट नॉट रिड्यूस MgO एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए एल्युमिनियम का जो ग्राफ था, यहाँ हमने पीछे देखा था ये ऊपर था, ये तो एल्युमिनियम का ग्राफ क्रोमियम के नीचे है, इसलिए क्रोमियम ऑक्साइड को तो रिड्यूस कर सकता है क्रोमियम में, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो ग्राफ है वो उसकी बिलो लाई कर रहा है, दैट्स वाई
उसको हम एज अ रेड्यूसिंग एजेंट फॉर द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम यूज नहीं कर सकते हैं। तो वही लिखा है, एट वेरी हाई टेम्परेचर आफ्टर ए पॉइंट एल्युमिनियम मेटल कैन reduce magnesium because formation of MgO contains less negative delta G। सी बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एल्युमिनियम रेड्यूस कर सकता है मैग्नीशियम को। यहाँ पे देखिए जब ये लाइन क्रॉस की है इस पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम वाले की लाइन ऊपर हो गई है एल्युमिनियम के, तो इस केस में एल्युमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है, बट डेल्टा जी में उतना ज्यादा फर्क नहीं है और ये रिएक्शन कॉमर्शियली फिजिबल नहीं होता, इसलिए हम एज अ एल्युमिनियम फॉर रिड्यूसिंग द मैग्नीशियम दिस दैट मीन्स एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट टेकन। सी आपने पीछे एक पॉइंट देखा था जब आप रिडक्शन पीछे पढ़ रहे थे, दैट कार्बन एज अ रेड्यूसिंग एजेंट जब यूज करते हैं तो वहाँ पे हायर टेम्परेचर पे कार्बन को एज अ रेड्यूसिंग एजेंट बहुत बेटर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, बट सीओ को अगर आप रेड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पे लोअर टेम्परेचर रेंज में एज अ वेरी बेटर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो वही यहाँ पे ये डिस्क्राइब है, यहाँ पे देखिए 710 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका सीओ है, CO से O2 इसके अंदर तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव है, दैट्स वाई बेटर रेड्यूसिंग एजेंट है, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगी ये पॉजिटिव की तरफ डेल्टा जी का मूव किया, इसीलिए ये हाई टेम्परेचर पे बेटर रेड्यूसिंग एजेंट CO ना होके लोअर टेम्परेचर पे बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होता है। बट ये कार्बन वाले की बात करें तो कार्बन का यहाँ पे देखिए, ये कार्बन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस केस में कार्बन बेटर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है एंड डेल्टा जी मोर नेगेटिव होता जा रहा है। According to the diagram, at higher temperature, that is 710 degrees Celsius or above, oxidation of carbon contains more negative delta G, so higher temperature is a good reducing agent for carbon. But for CO, delta G becomes low, that is less negative. That's why CO is a good reducing agent at lower temperature, that is below 710 degrees Celsius. तो ये पॉइंट्स है जो कि लिंगम डायग्राम से आप समझ सकते हैं। वहाँ पे थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, आपको याद करना पड़ा था, लिंगम डायग्राम से आपने उसको कॉन्सेप्ट बना के याद कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग स्टडी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ मेटलर्जी चैप्टर एंड यही वो टेबुलर वाला टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सी यहाँ पे लिस्ट ऑफ ओर्स एंड मेटल्स के नेम है, इतने ज्यादा ओर्स मेटल्स सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन सारे मेटल्स इनके ओर्स के नाम आप कहीं जगह जगह पर सुने होंगे, जैसे कि ZnO इसको जिंसाइड फिलोस्फर रूल कहते हैं, पायरोलिसाइड MnO2 को कहते हैं, कैजिटेराइड SnO2 कहते हैं। सी ये सारे नेम ऐसे आपके मेटलर्जी चैप्टर में नहीं है, बट डिफरेंट चैप्टर जितने आप पढ़ने, जितने भी ब्लॉक्स आपने पढ़े, कहीं ना कहीं ये नेम्स और ये कंपाउंड आपने पढ़े, दैट्स वाई यहाँ पे सारा मेटल सारे कंपाउंड दिए हैं, बट इंपॉर्टेंट कंपाउंड को मैं टिक कर दूंगी, वही आपको बार बार रिवाइज करना है। जिंक ऑक्साइड दैट इज फिलोस्फर रूल या फिर जिंसाइड, MnO2 that is pyrolusite, SnO2 that is cassiterite teen stone, Cu2O cuprite ruby copper, Fe2O3 hematite, Al2O3.XO bauxite and FeO मैग्नेटाइट, ये इंपॉर्टेंट है आपका Fe3O4, ये क्रोमाइट एज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमोनाइट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रूटाइल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो टिक है सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। ये सारे ऑक्साइड ओर थे। अब सल्फाइड ओर में आता है आपका जिंक सल्फाइड, जिसको स्क्लेराइड या फिर जिंक ब्लेंड कहते हैं, सीने बार HGS को कहते हैं, लेड सल्फाइड गलीना को कहते हैं, आपका सिल्वर ग्लांस Ag2S को कहते हैं एंड आर्जिटिनाइड भी इसी को कहते हैं, आयरन पायराइड फूल्स गोल्ड दैट इज FeS2 इसको कहते हैं, कॉपर पायराइड या फिर कैल्को पायराइड्स भी कहते हैं एंड दैट्स फॉर्मूला इज द CuFeS2। ये सिल्वर ग्लास दैट इज द Cu2S Ag2S दैट इज कॉपर सिल्वर ग्लास। अभी देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ सिल्वर ग्लास को Cu2S दे दिया हुआ है, ये आपका Ag2S नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली कॉपर पायराइड का भी सिर्फ CuFeS2 दे दिया गया है, दैट मीन्स इतना ही दिया हुआ है, दिस मच एंड दिस मच। एंड रूबी सिल्वर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है आपका Cu2S जिसको कॉपर ग्लास भी कहते हैं। हैलाइड ओर्स की बात करें तो यहाँ पे आता है रॉक साल्ट, आपको पता ही होगा, हॉल साल्ट AgCl को कहते हैं, फ्लोरिस्पार COF2 को कहते हैं, क्रायोलाइट
एंड कार्नेलाइट। सी क्रायोलाइट, कार्नेलाइट, नेम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखिए AlF3.3NaF, या फिर आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं AlNa, AlF3 भी कहते हैं इसको, एंड इसको यहाँ पे KCl MgCl2.6H2 दैट इज कार्नेलाइट को भी कहते हैं। सॉरी ये आपका जो ये इसको Na3AlF6 कहते हैं, Na3AlF6 कहते हैं। ये टिक वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनटिक वाले कम। कार्बोनेट और की बात करें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेसाइट कहते हैं, लाइम स्टोन आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को डोलामाइट कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को आपका कैलामाइन कहते हैं, एंड दैट इज साइडेराइट इंपॉर्टेंट है, FeCO3। ये लेड कार्बाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड यहाँ पे मेलाकाइट ग्रीन एजोराइट। सी मेलाकाइट ग्रीन जो है इसको, ये आपके एनसीईआरटी में सिर्फ मेलाकाइट करके दिया हुआ है, इससे आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में भी। नेक्स्ट आपका आ जाता है सल्फेट और, इसमें आपका जिप्सम, इप्सम, एलम सारे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट चैप्टर्स अब सारे इनऑर्गेनिक के आप जब पढ़ेंगे सारे नेम्स आप पढ़ लेंगे वहीं पर। नाइट्रेट और की बात करें तो चिली साल्टपीटर एंड इंडियन साल्टपीटर, ये तो आपको पता ही होगा। चिली साल्टपीटर NaNO3 को कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को आपका इंडियन साल्टपीटर कहते हैं, रॉक फॉस्फेट आपका फॉस्फेट और को कहा जाता है। सो दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट वाले सारे टिक कर दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखें। अब ये आपको लिंगम डायग्राम, आप इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे रियली यू विल अंडरस्टैंड इजली, बट अगर आप इसको बिना पढ़े डायरेक्टली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लिंगम डायग्राम ना आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो फर्स्ट study from here and then go to the NCERT. NCERT is most important. I am saying again and again because questions directly come from NCERT.